नमस्कार साथियों, इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर तीसरा, जो कि प्रीवियस ईयर का सभी प्रश्न होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह होती है, तो उसका स्तर होगा ऑप्शन बी, प्रत्येक स्तर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है। तो विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह, देखिए उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है, यह आपका सही उत्तर होगा। पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषी स्तरों के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह प्रत्येक उच्चतर पोषी स्तर के साथ कम हो जाता है। लिंडेमान के 10% के नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में 10% ऊर्जा जाता है। जैसे अगर आप पहले स्तर को खाएंगे तो वो 100% होगा, लेकिन उसके जो खाएगा उसमें 10% उसकी ऊर्जा जाएगी। यह फूड चेन का प्रश्न है। देखिए यहाँ 10% रूल भी, लिंडेमान का 10% रूल यही कहता है कि अगर फूड चेन के माध्यम से आप किसी चीज़ को खाते हैं तो उस चीज़ का आप में 10% का एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। इसी कारण ऊर्जा प्रवाह एकादशीय होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर एक पेरिफेरल नहीं माना जाता? उत्तर होगा ऑप्शन डी, हार्ड ड्राइव या पेरिफेरल नहीं माना जाता आमतौर पर। देखिए हार्ड ड्राइव HDD कहते हैं। यह डिजिटल जानकारी चुंबकीय रूप में लिख पढ़ सकता है। यह कंप्यूटर का मुख्य एवं सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस होता है। इसी में कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर आदि स्टोर किए होते हैं। अगला है, कोशिकाओं यानी सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, साइटोलॉजी। देखिए कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। सीरम और एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहा जाता है। यह ऑप्शन ए में सीरोलॉजी है। यह सीरम के और जो शरीर के तरल पदार्थ से अध्ययन होता है उन सब का सीरोलॉजी कहता है, और सेल का साइटोलॉजी। देखिए और इसमें महत्वपूर्ण जानकारी है, रोगों को पहचान और निदान विवेचना के अध्ययन को ईटोलॉजी कहा जाता है। ईटोलॉजी याद रखिएगा इसमें से, और प्रश्न बनेगा, कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो प्रश्न बनता है कि साइटोप्लाज्म किसे कहा जाता है? तो ये रहा आपका उत्तर कि कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर बाकी सभी पार्ट कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। अगला है, यह रवेदार जेलीनुमा तथा अर्ध तरल पदार्थ है, यानी आधा ही तरल, पूरे तरह तरल नहीं होता, आधा तरल होता है। यह कोशिका के 70% रचना भाग की रचना करता है। कौन? साइटोप्लाज्म। अगला, ठोस के कणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही जो होगा आपका ऑप्शन सी, व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं ठोस के कण। और गलत बाकी ए, बी और डी तीनों गलत हैं और सी सही होगा। देखिए, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन निश्चित होता है वे कणों के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, जैसे यानी टकराव उनके कणों के बीच, वो ठोस कहलाते हैं। और अर्थात प्रत्येक ठोस अवयनिक गुणों से मिलकर बना होता है। यह अवयवी कण या अणु, परमाणु या आयन होते हैं। तो अणु या परमाणु से मिलकर बने होते हैं कुछ भी ठोस चीज़। देखिए लक्षण पहला ठोस का,
कि ठोस अंशपिंडीय एवं कठोर होता है, जैसे पत्थर ले लीजिए एग्जाम्पल में, तथा इनके अवयवी कणों के मध्य रिक्त स्थान बहुत ही कम होता है एयर के तुलना में या फिर लिक्विड की तुलना में। इनका घनत्व गैस तथा द्रव्य की तुलना में अधिक होता है। अभी बोला इनका घनत्व, जो कणों का घनत्व है वो बहुत ज़्यादा होता है, तुलना किया गया है गैस और द्रव्य से। अगला पॉइंट है ठोस व्यवस्थित तरीके से विन्यासित होते हैं एवं इनका गलनांक प्राय अधिक होता है। यानी जो ठोस होता है इनको अगर आप गलाना चाहें तो बहुत अधिक मात्रा में हीट देना पड़ता तब जाके गलते हैं। इनका गलनांक जैसे लिक्विड से अधिक होता है और एयर से भी। अगला, प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट क्या है? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए वोल्ट। प्रेरित विभवांतर, देखिए प्रेरित विभवांतर एसआई इकाई वोल्ट होता है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवों में अंतर होता है, ऐसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अगला है, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा त्यौहार किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो गुड़ी पड़वा त्यौहार आंध्रा में खासकर उगदी के रूप में मनाया जाता है। देखिए गुड़ी पड़वा वर्ष प्रतिपदा चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है। जैसे हम लोग चैत्र मास वाला त्यौहार मनाते हैं इधर नॉर्थ इंडिया में, उधर साउथ में जैसे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना राज्य में उदगी मनाते हैं। यह इस दिन हिंदू नववर्ष का आरंभ माना जाता है और उसे उगदी नाम दिया गया है आंध्रा में। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा उगदी नाम से जाना जाता है और यह हिंदू नववर्ष के आरंभ के रूप में मनाया जाता है। तो प्रश्न घुमा कर भी दिया जा सकता है। अगला है, प्रत्याशित समग्र मांग यानी एक्स एंड एग्रीगेट डिमांड की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? यह प्रश्न बहुत कम पूछता है लेकिन पूछा था तो प्रश्न ले आया। तो उत्तर होगा ऑप्शन डी सी प्लस आई प्लस सी वाई, जो कि सी के ऊपर में वो ब्रैकेट रहता है और आई के भी ऊपर में। अगला, बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा बिग बैंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया यानी दिया गया। देखिए बेल्जियम के खगोलीय पादरी जॉर्ज लेमेत्रे 1927 ईस्वी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो कि जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। मैंने यहाँ बिग बैंग बोला तो अधिकतर को नहीं पता होगा, तो यह ब्रह्मांड के संदर्भ में सिद्धांत दिया गया है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में यह सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 15 अरब पूर्व यानी पहले हुआ और विस्तृत ब्रह्मांड सिद्धांत के प्रतिपादित एडविन हब्बल थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता के संबंध में इनमें से कौन सा गलत है? तो उत्तर होगा ऑप्शन डी, संविधान की नम्यता न होना यह गलत है। संविधान की एकात्मक विशेषता में जैसे अखिल भारतीय सेवाएं यह तो सही है, जैसे आईएएस वगैरह यूपीएससी का चयन होता है, यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, वह अखिल भारतीय सेवाएं हैं। और प्रतिनिधित्व की असमानता यह भी भारतीय संविधान की विशेषता एकात्मक विशेषता है। और सशक्त केंद्र, देखिए भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता कुछ इस प्रकार है। पहला और भी है लेकिन ये देखिए
7 महत्वपूर्ण। इसमें पहला है अखिल भारतीय सेवाएं। इसमें अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवाएं, और इसी के तहत तहसीलदार डीएम वगैरह चुना एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अगला है प्रतिनिधित्व की असमानता, यह। और फिर है तीसरा सशक्त केंद्र, और चौथा है राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति, यह अनुच्छेद 115 में है। फिर है पांचवा राज्य सूची पर केंद्र को कानून बनाने का अधिकार, यह अनुच्छेद 249 में है। और है आपातकाल पर प्रावधान, अनुच्छेद 352 से 360 तक है। और सातवां है भारत का संविधान न तो लचीला यानी नम्य है और न ही कठोर अनम्य है, बल्कि यह दोनों का मिलजुल यानी मिलाप है। ना तो पूरा लचीला है और ना ही कठोर है। तो आपका ये ऑप्शन डी संविधान की नम्यता न होना यह गलत है, यानी लचीला ना होना यह गलत है। अगला, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए फारस। फारस ईरान का प्राचीन नाम है। देखिए किस प्रकार पड़ा। यह 1935 तक फारस नाम तक जाना जाता था। ईरान जम्बू द्वीप यानी एशिया के दक्षिण पश्चिम खंड में देश है जिसकी राजधानी तेहरान है। यहाँ का प्रमुख धर्म इस्लाम है तथा यह क्षेत्र शिया बहुल है, यानी शिया मुस्लिम ज़्यादा यहाँ निवास करते हैं। ईरान की सीमा 7 देशों में मिलती है, जिसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इराक और तुर्की देश हैं। ईरान की नई मुद्रा तोमान है। मुद्रा याद रखिएगा, अधिकतर देशों का पूछता है एग्ज़ाम में, खासकर एमटीएस में। अगला, भारत के पूर्व तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेज़ों ने 1611 में अपना कारखाना खोला? तो उत्तर होगा ऑप्शन बी तूतीकोरिन जो कि यह मसूलीपट्टनम में है। यह पूर्वी तट पर पहला कारखाना खोला। देखिए गलत बोला, तूतीकोरिन गलत होगा, मसूलीपट्टनम यहाँ गलत टिक लगा दिया था, माफ़ करना। मसूलीपट्टनम आपका सही उत्तर होगा, पूर्वी तट पर। भारत के पूर्व तट पर स्थित मसूलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पहला कारखाना खोला। और यह उल्लेखनीय है कि भारत में आने वाली यूरोपीय शक्तियों में सबसे पहला आगमन पुर्तगालियों का था। तो यूरोपीय शक्ति में पूछेगा कि सबसे पहले आगमन किनका हुआ था, तो पुर्तगालियों का। अगला, अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद यानी मिल मक्काला किस भाषा में लिखी थी? तो उत्तर होगा अरबी भाषा में। अधिकतर बच्चे फारसी उत्तर मार देते हैं, लेकिन गलत होगा, अरबी भाषा में लिखा गया था किताब उल हिंद। देखिए किताब उल हिंद ग्रंथ के लेखक अल ब्रूनी है। यह अरबी भाषा में लिखा गया। यह पुस्तक 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है, इसलिए यह पूछा जाता है एग्जाम में। अल ब्रूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा और गीत एवं पुराणों का अध्ययन किया। अल ब्रूनी गीता से प्रभावित था। यह कहा जाता है कि ये कह सकते हैं कि अल ब्रूनी गीता से प्रभावित है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह गीता को सही अनुवाद किया हो। अपने तरीके से कुछ गलत भी छाप सकता है। हो सके तो आप हिंदी में ही पढ़िएगा। अगला, भीमबेटका के शिलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर होगा ऑप्शन डी, भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से भीमबेटका की शिलाश्रय प्रचलित है। देखिए मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में रायसेन जिला में यह अवस्थित है, यानी जो अब पड़ता है। देखिए यह मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण मिलते हैं यहाँ से। और यहाँ अधिकांश चित्रकारी मध्य पाषाण युग की है।
यानी पुरापाषाण के बाद मध्यपाषाण जो आता है उसमें मध्यपाषाण युग की चित्रकारी है इनमें। किंतु यहाँ उत्तर पुरापाषाण, ताम्रपाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के चित्र मिले हैं।